हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम 6 अप्रैल को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में हम लोग पोइट्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि पोइट्री में जितने भी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आंसर प्लस पोएम प्लस सेंट्रल आइडिया, हर एक चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कि पोइट्री इस वीडियो में हम लोग पूरा पोइट्री ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर जो पोइट्री से रिलेटेड पूछा जाएगा आपसे वो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक पोएम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में एक किसी भी चैप्टर से रिलेटेड एक पोएम लिख दिया जाएगा और उसी पर आधारित दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पोएम लिखा है। ये पोएम आपके पोइट्री के सबसे लास्ट वाला चैप्टर यानी 7th चैप्टर फॉग चैप्टर से लिया गया। ठीक है, उस चैप्टर का नाम फॉग है। ठीक है, उस चैप्टर से यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। ठीक है, इतना आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे आपको आधारित दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पोइट्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पोएम लिख दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक। तो इसका आंसर है द पोएट थिंक्स द फॉग इज़ लाइक अ कैट। पोएट सोचते हैं कि जो फॉग है ना वो कैट की तरह है। ठीक है, द पोएट थिंक्स द फॉग इज़ लाइक अ कैट। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वाला, हाउ डज द फॉग कम, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू। ठीक है, थर्ड लाइन में इट है, वो किस चीज़ को रिफ़र करता है। ठीक है, किस चीज़ को रिफ़र करता है। हाउ डज द फॉग कम एंड सेकेंड क्वेश्चन, इसी में दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है हाउ डज द फॉग कम एंड सेकेंड है व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रिफ़र टू। इसका आंसर आप लिखेंगे द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट। ठीक है, द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट, इट इन द थर्ड लाइन रिफ़र टू फॉग। इट जो है वो जो इट थर्ड लाइन में है वो फॉग को रिफ़र करता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखा है। आपको क्वेश्चन पेपर में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 3 थिंग्स that tell us that the fog is like a cat। थर्ड क्वेश्चन जो है वो find 3 things that tell us that the fog is like a cat। आपको 3 things find करना है जिससे हमें ये पता चलता है कि fog is like a cat, मतलब कि fog जो है वो कैट की तरह है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। The fog is like a cat because फर्स्ट थिंग है it comes silently like a cat। जो फॉग है वो साइलेंटली लाइक अ कैट, इट कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट। सेकेंड थिंग है इट सिट्स साइलेंटली ऑन हॉन्चेस टू लुक अराउंड। ठीक है, सेकेंड ये हो गया। और थर्ड है इट मूव्स ऑन आफ्टर टाइम्स, इट डिसअपियर्स। ठीक है, ये थर्ड है। हमसे 3 चीज़ पूछा गया था, हमने तीनों लिख दिया। आपको इतना लिखना होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज हॉन्चेस मीन। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो पूछा गया हमसे व्हाट डज हॉन्चेस मीन। हॉन्चेस का मीन क्या होता है। इसका आंसर है हॉन्चेस मीन्स सिटिंग विथ बेंट नीज। ठीक है, हॉन्चेस मीन्स होता है सिटिंग विथ बेंट नीज। ओके,
सो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इतना ही आपसे पूछा जाएगा, ओके। एंड इसके बाद आपसे पोएम पूछा जाएगा। ठीक है, पोएम देख लेते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया लिखा होगा, उसके बाद और करके पोएम लिखा होगा। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया में किसी भी 2 चैप्टर्स के 2 पोएम के नेम लिखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए फॉग हो गया, डस्ट ऑफ स्नो हो गया। ठीक है, 2 पोएम के नेम लिखे होंगे, उन दोनों में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद और करके ऑप्शनल में होगा पोएम। ठीक है, आपको 4 लाइन के पोएम लिखने होंगे, और करके लिखा होगा 4 लाइन का पोएम लिखने के लिए लिखा होगा। और उसके बाद उसमें लिखा होगा कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन पेपर में पोएम लिखा हुआ है उसको कॉपी नहीं करना है आपको। ठीक है, उसको कॉपी नहीं करना, आपको अनदर पोएम लिखना है। ठीक है, और सेंट्रल आइडिया में आपको किसी भी एक मतलब कि 2 पोएम के नेम लिखे होंगे, किसी भी एक पोएम पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, या तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखिए या तो आप पोएम लिखिए। अगर आप सेंट्रल आइडिया आपको नहीं याद है, आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप पोएम लिख लीजिए। अगर पोएम नहीं लिखना चाहते हैं तो सेंट्रल आइडिया लिखिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक को लिखना होगा। सो गाइज़, आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही पोएम लिखना होगा 4 लाइन का, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 पोएम बता रही हूँ। ठीक है, पहला है फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह से आप अपने एग्ज़ाम में आंसर शीट में लिखिएगा। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, फायर एंड आइस रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। उसके बाद पोएम लिखना स्टार्ट कर देंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव, इसको आई हैव पढ़ेंगे, टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ठीक है, ये 4 लाइन का पोएम हो गया फायर एंड आइस का। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फॉग। ठीक है, फॉग रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। फॉग पोएम को कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद पोएम लिखना स्टार्ट करेंगे। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सेट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सेट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर सब कुछ समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, अब इसके बाद हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल आइडिया भी आपको एक ही लिखना होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 2 सेंट्रल आइडियाज़ बताए जाएंगे। ठीक है, पहला है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ इजी लगेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो सब कुछ टफ है, कुछ भी इजी नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस which are same have larger significance. They can change the mood or life of a person. The way a crow shakes down dust of snow on the poet inspires and gives him the idea to shake off his depressive thoughts, become cheerful and do something useful. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस which are same have larger significance. They can change the mood or life of a person. The way a crow shakes
down dust of snow on the poet inspires and gives him the idea to shake off his depressive thoughts, become cheerful and do something useful। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है अ टाइगर इन द जू, इस पर सेंट्रल आइडिया है अ टाइगर इन द जू। इसका देख लेते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट इट इज़ क्रूल टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन ए स्मॉल सेल ऑफ द जू अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। They feel angry, helpless and unhappy and remember their life and environment in the forest। ठीक है, तो इसको भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। The poet wants to convey that it is cruel to keep the wild animals in a small cell of the zoo away from their natural habitat। They feel angry, helpless and unhappy and remember their life and environment in the forest। फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोज और सप्लीमेंट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। उसके बाद ग्रामर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ फुल एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।